हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने YouTube चैनल अपक्रूज CSC अकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अपवाद तंत्र पर डिस्कस कर रहे हैं, अपवाद तंत्र के पार्ट 3 को मतलब 3 पार्ट हम लोग का हो गया है और चौथा पार्ट है आपका ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र। ठीक है, आज इसको हम लोग देख लेंगे, जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको। उसके बाद आपका अगला और लास्ट वीडियो रहेगा दक्षिण भारत का अपवाद तंत्र। ठीक है, उसमें हम लोग जितनी मुख्य नदियां हैं और उनकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेंगे, कहाँ से निकलती हैं, कितनी लंबाई है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब देखते हुए इस अपवाद तंत्र को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। फिर हम लोग अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र में एक सीक्वेंस हम लोग क्या पढ़ना है, ध्यान देखिए। उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है, जो चीज़ें आती हैं और जो चीज़ जानना जरूरी है बस वही यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज। उद्गम कहाँ से होता है, कुल लंबाई इसकी कितनी है, फिर भारत में इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, कितने देशों से ये बहती है, मतलब कितने देशों से होकर बहती है, इनके अलग अलग नाम है ना। जैसे चाइना में मतलब तिब्बत में सांको हो गया, बांग्लादेश में अलग नाम हो गया जमुना, हम लोग भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से बुलाते हैं, जिसके नाम पे हम लोग अपवाद तंत्र पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग देश है, जानना जरूरी है। फिर उसके बाद सहायक नदियाँ जो मुख्य हैं, मतलब ये चाहे यूपीएससी कर लीजिए, चाहे यूपी पीसीएस कर लीजिए, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस को कर लीजिए आप, तो उसमें सहायक नदियों पर उन लोग का ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, सहायक नदियाँ जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए अगला है आपकी माजुली द्वीप। देखिए माजुली द्वीप एक अच्छा टॉपिक है, उस पर अगर आप चाहेंगे तो अलग से आप उस पर एक नोट्स लिख सकते हैं, माजुली द्वीप ऐसा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर उतना हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं, आपको थोड़ा सा मतलब जो जानकारी जरूरी है वो मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप लोग चाहें तो इस पर माजुली द्वीप पे एक केस स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, माजुली द्वीप अच्छा पॉइंट है आप लोग के लिए, इस पर पूछा जाएगा। शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में कई बार इस पर माजुली द्वीप पे पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको सुंदरवन डेल्टा, जिसके बारे में मैंने गंगा अपवाद तंत्र में ही सुंदरवन के बारे में बता दिया है। चूँकि यहाँ पर इसलिए लिख दिया है कि यहाँ पर आपका जो सुंदरवन डेल्टा है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश से और निकलने वाली नदी है मेघना, उससे मिलके ही ये इतना विस्तृत डेल्टा का निर्माण करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है। इसके बारे में अभी ज़्यादा चर्चा करने को रहा नहीं गया है। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं, बाकी और चीज़ों के बारे में ये हो गया आपका पूरा गंगा, आपका ब्रह्मपुत्र अपवाद तंत्र इसी इसमें समाहित हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है, पहला है क्या, उद्गम। तो उद्गम ही देखते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपके कैलाश मानसरोवर, कैलाश श्रेणी की जो मानसरोवर झील है उसके पास से ही एक हिमानी है। क्या नाम है उस हिमानी का, नाम चेमा युंगडुंग हिमानी। क्या नाम है, चेमा युंगडुंग हिमानी, याद रखिएगा। ठीक है, चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन जब निकलती है तो उसमें इसका नाम क्या रहता है, जब ये तिब्बत में बहती है तो उसमें इसका नाम रहता है सांगपो। क्या नाम रहता है इसका, सांगपो। ठीक है, सांगपो नाम से निकलती है। कुछ चीज़ और ध्यान लीजिए, कैलाश श्रेणी से निकलती है। अब यहाँ पर कैलाश श्रेणी का भी नाम आया तो थोड़ा सा बता दें आपको, ये कैलाश श्रेणी आपके किस हिमालय का पार्ट है, ये आप लोग अगर चाहे तो कमेंट करके बताएं। कैलाश श्रेणी आपके किस हिमालय का पार्ट है, लघु हिमालय का पार्ट है, मध्य हिमालय का पार्ट है, या बृहत हिमालय का पार्ट है, या फिर ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये आप लोग थोड़ा बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो सांगपो नाम से जब यहाँ से चेमा युंगडुंग हिमानी से निकलती है, तिब्बत में बहती है, तो इसका नाम क्या रहता है, सांगपो। ठीक है, सांगपो नदी जब आगे बढ़ती है, जैसे ही ये अपने अरुणाचल प्रदेश में पहुँचती है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पास पहुँचती है, तो यहाँ पर नामचा बरवा नामक स्थान पर ये एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब एक गहरे खड्ड का निर्माण करते हुए ये अपने दक्षिण की तरफ, दक्षिण कह लीजिए, दक्षिण पश्चिम थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसे है, मुड़ते हुए ये भारतीय क्षेत्र में मतलब पूर्वोत्तर में ये प्रवेश करती है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, नामचा बरवा के पास ही वो एक गार्ज का निर्माण करते हुए, गहरे खड्ड खाई का निर्माण करते हुए ये भारतीय पूर्वोत्तर हिमालय में या भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ये प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश किया तो उसका नाम अलग अलग पड़ा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में ही ब्रह्मपुत्र को 2 नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, पहला कौन सा नाम है, ध्यान रखिए। जैसे यहाँ से मुड़े तो आपका क्या पड़ेगा, सियांग। जैसे अरुणाचल प्रदेश में मतलब प्रवेश हुआ ब्रह्मपुत्र नदी का, तो उसका नाम क्या पड़ गया, सियांग। और थोड़े से और नीचे आने के बाद उसका नाम क्या पड़ गया, ध्यान देखिए, जैसे पहले यहाँ तो सियांग, उसके और नीचे जैसे ही आया तो उसका नाम क्या पड़ गया, दिहांग। ठीक है, तो सियांग और दिहांग ये ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में बुलाए जाते हैं, याद रखेंगे आप लोग। कंफ्यूज इसलिए मत हो जाइएगा क्योंकि इसमें कुछ नदियों के नाम जो इसकी सहायक नदियों के नाम भी है, जैसे दिबांग हो गया। ठीक है, दिबांग इसकी नदी का नाम है, तो ये मत समझिएगा दिबांग दिहांग में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने अलग से पहले बताया। पहले नाम के बारे में बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करेगा तो सबसे पहले सियांग, उसके बाद दिहांग, ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है। ठीक है, अभी नाम पे चर्चा करते हैं। फिर जैसे ही वो
असम के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका नाम पड़ जाता है नदी का ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, देखिए इसीलिए नाम का मैंने अलग अलग नाम के बारे में यहाँ पर चर्चा किया है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग दिहांग, और जैसे ये असम क्षेत्र में पहुँचता है तो नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र, जिसके नाम पर हम लोग ब्रह्मपुत्रा अपवाद तंत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्रा नाम से ये असम में बहता है। उसके बाद जैसे ही ये जमुना बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो फिर बांग्लादेश में फिर से नाम चेंज हो जाता है और क्या पड़ जाता है, जमुना। ठीक है, नाम का आप लोग सीक्वेंस याद रखिए, सांगपो, सिहांग, दिहांग, ब्रह्मपुत्रा, उसके बाद जमुना, इतने नाम बदलते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी के आप लोग। ठीक है, और उसके बाद जमुना नदी अंत में जाके जो गंगा से मिल जाती है, गंगा भी बांग्लादेश में अलग नाम से पहचानी जाती है, क्या नाम हो जाता है उसका, पद्मा। ठीक है, आपको बताए थे गंगा अपवाद तंत्र में पद्मा नाम से, और जमुना और पद्मा मिल जाती है। कुछ थोड़े से आगे बढ़ने पर इसमें एक और नदी आके मिल जाती है, इसमें मेघना। ठीक है, अब इन तीनों नदियों द्वारा ही आपके सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। बात समझ में आ गई, नामों का ये चक्कर खत्म हो गया आप लोग का। चलिए ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे इसकी लंबाई। देखिए उद्गम आप लोग को बता दिया, उद्गम आपका हो गया। ठीक है, लंबाई देखिए, कुल लंबाई ब्रह्मपुत्रा की कुल लंबाई चिमायोंगडुंग से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी तक की अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये लगभग 2900 किलोमीटर, एग्जैक्ट किताबों आपको 2900 किलोमीटर मिलेगी। कितनी, 2900 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, 2900 किलोमीटर। लेकिन बात करें अगर भारत में कितनी इसकी लंबाई है, तो भारत में चूंकि यहाँ आपके नामचा बरबस प्रवेश करती है और यहाँ पर असम में जहाँ तक बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहाँ तक की लंबाई की बात करें तो 916 किलोमीटर की लंबाई भारत में है इसकी। कितना, 916 किलोमीटर। ठीक है, अब 916 किलोमीटर की लंबाई भारत में ब्रह्मपुत्रा की है। उसमें एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, उसी 916 किलोमीटर में जो, चूँकि ध्यान रखिए आप लोग, जो ब्रह्मपुत्रा नदी जब बहती है, जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, चूँकि पूर्वोत्तर हिमालय का पार्ट है हमारा ये, और वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी पर्वतीय, मतलब काफ़ी दृढ़ संरचना है, उबड़ खाबड़ है। ठीक है, पर्वतीय है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये नीचे असम में आता है तो असम का थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र मिलता है। ठीक है, जहाँ पर नदियों का विस्तार होता है, नदी विस्तृत होकर बहती है। ठीक है, इधर थोड़े से स्टीप, मतलब तेज़ी से बहती है, लेकिन वहाँ पर उनके घाटी कम चौड़ी रहती है। लेकिन जैसे ही इधर पहुँचते हैं आपके असम में तो वहाँ पर उनकी घाटी क्या होती है, थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र मिलता है असम में। ठीक है, तो उसी मैदानी क्षेत्र में आपका सादिया से धुबरी तक जो असम में है, और धुबरी आपका असम बांग्लादेश का बॉर्डर है। ठीक है, वहाँ तक एक नेशनल वाटरवे है भारत में। ठीक है, नेशनल वाटरवे कौन सा है, वो 2। ठीक है, कौन सा है वो, नेशनल वाटरवे 2 का निर्माण आपका यहीं से होता है। कहाँ से होता है, सादिया से धुबरी तक। ठीक है, सादिया से धुबरी तक, ये बताना आप लोग को जरूरी था, क्योंकि नेशनल वाटरवे, पहला वाटरवे आप लोग बताइए कमेंट करके कहाँ से है, गंगा में है, कहाँ से कहाँ तक, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। दूसरा देखिए नेशनल वाटरवे है सादिया से धुबरी तक, और इसकी लंबाई कितनी है बताइए, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है आपका 891 किलोमीटर। ये नेशनल वाटरवे जो है आपकी उसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। तो बस यहाँ पर पॉइंट करने का मेरा मतलब ये था कि टोटल लंबाई ही 916 किलोमीटर आपका भारत में है ब्रह्मपुत्रा का, और उसमें से जो मैदानी क्षेत्र है वो लगभग 891 किलोमीटर, जिसमें आपका नेशनल वाटरवे 2 बनाया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये आपका मैंने बता दिया ये ब्रह्मपुत्रा के बारे में। अब अलग अलग नाम के बारे में डिस्कस हो गया। अब बात करते हैं इनकी सहायक नदियों की। कुछ नदियाँ देखिए, आपको लग रहा होगा कुछ नदियाँ इसके दाएं तरफ से, कुछ नदियाँ इसके बाएं तरफ से। देखिए ठीक है, इस तरह से अगर ब्रह्मपुत्रा बह रही हैं, ठीक है, तो ये आपकी दाएं हो गई, ये आपकी बाएं हो गई। तो देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, दिबांग और लोहित, जो मुख्य नदियाँ हैं मैं उनका बता रहा हूँ, और बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ वहाँ पर बहती हैं, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, जिनके बारे में आप चाहे तो पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ पर बताना उतना हमको ज़रूरी नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि वो याद करना भी उतना ही मुश्किल होगा। वो आप लोग अगर इसको एक बार याद कर लेंगे, फिर उसके बाद अगर कोई छोटी मोटी नदी आपको याद करनी है तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि इतना आपको याद हो चुका रहेगा। ठीक है, तो ठीक है,
तो पहला क्या है देखिए ध्यान से, दिबांग नदी मिलती है, फिर उसके बाद लोहित नदी, ठीक है, दिबांग के बाद लोहित। उसके बाद एक नदी और आके मिलती है दिसांग। क्या है? दिबांग, लोहित, दिसांग। देखिए यहाँ पर ये बांग सांग, इसीलिए मैं थोड़ा सा नाम को पहले बता दिया, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक द्वीप बताया है, मैंने इसके बारे में अभी बताना है आपको, ठीक है। लेकिन उसके बाद और देखिए आपके बाएं साइड से कौन सी नदी आके मिल रही है, देखिए धनसिरी नदी। कौन सी नदी है? धनसिरी, जो आपके नागालैंड से निकलती है, नागालैंड के लैसांग पर्वत श्रेणी से निकलती है, लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है। याद रखिए आप लोग, ये लैसांग, क्या नाम है इसका? लैसांग, ठीक है। लैसांग पर्वत चोटी से आपका धनसिरी नदी जाके इसमें मिलती है। उसके बाद अगली नदी देखिए कापली, कहीं कहीं आपको कोपली भी मिल जाता है, कापली नदी है। और उसके बाद ब्रह्मपुत्रा बहती हुई आपकी आगे बढ़ती है। ये आपकी होगी बाएं तरफ नदियाँ। ध्यान रखिए, दिबांग, लोहित, दिसांग, धनसिरी, कापली, ये मुख्य नदियाँ मैंने आप लोग को बता दिया। कोपली नदी पे ही कोपली परियोजना भी चलती है, ये भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। अब देखिए इसके दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, मुख्य नदियाँ। देखिए सबसे पहले कौन सी? सुबनसिरी, जो आपके तिब्बत से आपके निकल के आती है, तिब्बत के पठार से, सुबनसिरी नदी। उसके बाद अगली नदी है आपकी मानस नदी। ध्यान दीजिए, सुबनसिरी और मानस के बीच में ही आपका कापली नदी और धनसिरी नदी है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो बाईं तरफ की नदियाँ सुबनसिरी और मानस, उसके बीच में ही सुबनसिरी की जस्ट आगे धनसिरी नदी जाके मिलती है, और उसके जस्ट पहले आपकी कापली या कोपली नदी जाके मिलती है। और इन्हीं दोनों के बीच में आपका गुवाहाटी शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है आपका? गुवाहाटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मानस के बाद संकोश, ठीक है, मानस के बाद संकोश, और उसके बाद तीस्ता नदी आके मिलती है। देखिए यहाँ पर तीस्ता नदी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नदी है, आपके सिक्किम से होकर ये बहती है। और तीस्ता नदी पे आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था। उसमें ये कहा गया था कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, ठीक है, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, अब वो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी हो गई है। तो ये स्टेटमेंट था, क्वेश्चन था कि ये सही है कि नहीं है। हाँ, ये सही है, ठीक है। तीस्ता नदी पहले गंगा की ही सहायक नदी थी, ठीक है। 1779 या फिर कुछ एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं याद है, पर 1700 समथिंग था, उसमें उस समय बाढ़ आया हुआ था, और बाढ़ की वजह से ही तीस्ता नदी ने अपने मार्ग का परिवर्तन कर लिया, ठीक है, अपने मार्ग को परिवर्तित कर लिया, और मार्ग को परिवर्तित करते हुए ये आके अब ब्रह्मपुत्रा में मिलने लगी, ठीक है। तो याद रहेगा आप लोग, जो तीस्ता नदी है ये कहाँ से निकलता है? ये जेमू ग्लेशियर, ये सिक्किम के जेमू ग्लेशियर के पास एक चोलामू झील है। कौन सा झील है? चोलामू झील है, वहाँ से इसका उद्गम होता है तीस्ता का। तीस्ता इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसके बारे में मैंने इसका और डिटेल बता दिया है, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, ये गंगा की सहायक नदी पहले थी, लेकिन 1779-80 या कुछ ऐसे ही था, उस समय बाढ़ आया था, जिसकी वजह से तीस्ता ने अपने मार्ग का परिवर्तन किया, और अब जाके वो कहाँ मिलने लगी है? ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है, ठीक है। ये हो गए आपके बाएं साइड की नदियाँ, और ये आपकी दाएं साइड की नदियाँ, सॉरी दाएं की और ये बाएं की। मैंने आपको सारी नदियाँ आपको बता दिया, ठीक है, जो भी मुख्य थी मैंने बता दिया। हाँ, अब माजुली द्वीप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। माजुली द्वीप, देखिए माजुली द्वीप आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी के बीचों बीच एक नदी द्वीप है, और ये नदी द्वीप विश्व, हालांकि इसको एक जिला भी घोषित कर दिया गया है, और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। और ये एक जिला, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित हो चुका है, और यहाँ पर अच्छी खासी जनसंख्या निवास करती है। अब एक चीज़ आप लोग बताइए, अगर ये कोई नदी द्वीप है तो यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? ऑब्वियस सी बात है, जलोढ़ मिट्टी होगी, है ना, जलोढ़ मिट्टी होगी, एलुवियल सॉइल होगा। और वहाँ पर इसलिए जलोढ़ मिट्टी होने की वजह से वहाँ पर किसकी खेती ज़्यादा अच्छे से होगी? तो चावल की खेती वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को, चावल की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है। और ये नदी द्वीप का निर्माण देखिए ऐसे हुआ है, मान लीजिए जैसे कोई नदी बह रही है, ठीक है, कोई नदी बह रही है। अब इसमें चूंकि अवसाद तो आने ही हैं, हर नदी का काम है अवसाद लेके आना, ठीक है। अवसादों का जमावड़ा हुआ, और मान लीजिए इधर से कोई छोटी और नदी आके इसमें मिल रही है, ठीक है, इसका भी कुछ अवसाद होगा। तो क्या होता है कि यहाँ जब अवसादों का जमावड़ा हो गया, उसी वजह से ये द्वीप का निर्माण हुआ, और ये नदियाँ क्या कर रही हैं? अब ऐसे इधर से और इधर से अपना मार्ग बना ली हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये इकट्ठा होता चला गया है, तो इसीलिए एक नदी द्वीप का निर्माण हो गया है, ठीक है। इधर से पानी आया, इधर से पानी आया, और साथ में आए, और दोनों का जमावड़ा हुआ, तो एक तरीके से एक आपका नदी द्वीप का निर्माण हुआ। लेकिन
अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई थी कि माजुली द्वीप के अस्तित्व को खतरा हो रहा है। कारण ये है कि कटाव बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है? कटाव काफ़ी तेज़ी से इस द्वीप का हो रहा है, जिसकी वजह से इसके अस्तित्व पर खतरा हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोग को माजुली द्वीप के बारे में छोटी सी जानकारी थी, जितनी ज़रूरी थी उतनी दे दिए। इसके बारे में मैंने पहले बताया, आप चाहेंगे तो केस स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ के रहने वाले लोगों का धर्म क्या है। जैसे कुछ जगह आया कि यहाँ पर कोई संत आए थे, उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया, इसलिए यहाँ के लोग वैष्णव धर्म को ज़्यादा मानते हैं। इस तरीके से और बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ के आप लोग जैव विविधता के बारे में भी बात कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर माजुली द्वीप पर पढ़ने के लिए। आप लोग चाहे तो अलग से इसका केस स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट्स आया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका देखिए अलग अलग नाम हो गए, सहायक नदियों के बारे में हो गया और माजुली द्वीप के बारे में हो गया। सुंदरबन डेल्टा के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये एक चीज़ बचा है कि किन किन देशों से होकर बहता है, इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। आप जानते हैं निकलता कहाँ से है आपके, ये कैलाश मानसरोवर तिब्बत से निकलता है, फिर उसके बाद भारत में प्रवेश करता है। तो एक तो चीन हो गया, चीन कहे हैं, तिब्बत कहें, एक भारत हो गया, और तीसरा अंतिम में कि कौन सा देश पड़ता है? बांग्लादेश, जहाँ के बाद वो जाके बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा का निर्माण करते हुए। ठीक है, तो ये आपके 3 देश हो गए। किस किस देश के कौन कौन से देश से बहती है? तो भारत, चीन और बांग्लादेश। ये हो गया आपके पूरे ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में जो भी जानकारी थी वो मैंने बता दिया। आप लोग याद रखेंगे, सादिया धुबरी को भी याद रखेंगे। नेशनल वाटरवे 2 इस पे इसी में डेवलप हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेशनल वाटरवे पहला है जो आपके गंगा नदी में है। ठीक है, हल्दिया से प्रयागराज। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप लोग के लिए। ये आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नदियाँ थी, कहाँ से निकलती हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया। ठीक है, और इसमें कुछ भी ऐसा बचा नहीं है, इसलिए आप लोग इसको 1-2 बार और देख लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।